नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। इसरो आज लॉन्च करेगा निस्सार मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 30 जुलाई को नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निस्सार मिशन को GSLV S16 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा। ये मिशन पृथ्वी के अवलोकन के लिए महत्वपूर्ण है। रूस में 8.7 तीव्रता का भूकंप। रूस में मंगलवार देर रात 8.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर चर्चा। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर 25 अगस्त को अगला दौर होगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी है। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। ये ऑपरेशन महादेव का हिस्सा था, जिसमें सेना ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का 27वां जत्था हुआ रवाना। 1490 अमरनाथ तीर्थयात्रियों का जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना हुआ, जो तीर्थ यात्रा की निरंतरता को दर्शाता है। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि USGS के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। ये भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 4:54 पर आया। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। USGC ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के आचरण पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि उनका व्यवहार भरोसे के लायक नहीं है और पूछा कि अगर उन्हें जांच समिति की प्रक्रिया पर ऐतराज था तो उन्होंने उसी वक्त उसे चुनौती क्यों नहीं दी। बेंच में शामिल जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह ने कहा कि जस्टिस वर्मा को पहले ही सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, न कि अब जब जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया है। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में बुधवार को भी 6 जिलों में बारिश का रेड और बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी है। मंगलवार देर रात से सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात हो गए हैं। यहां श्योपुर को जोड़ने वाली एक पुलिया बह गई। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां बहते हुए एक दूसरे पर चढ़ गई। बुधवार सुबह से रेस्क्यू टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई है। विमानों की सुरक्षा देखने वाली संस्था DGCA ने टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया में कई बड़ी खामियां पकड़ी हैं। समाचार एजेंसी PTI सूत्रों के मुताबिक इनमें पायलटों और कैबिन क्रू की ट्रेनिंग, उनके आराम और ड्यूटी के नियम और उड़ान भरने उतरने से जुड़े मानकों में करीब 100 तरह की गड़बड़ियां शामिल है। हालांकि रॉयटर्स के मुताबिक ये संख्या 51 है। बिहार से खबर आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। इस बैठक में हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन पर अब तक हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। आज का विषय इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हम लोग उन सारी मुद्दों पर बात करेंगे जिस मुद्दा पर आगे प्रोग्रेस हुआ है और अब तक बहुत अच्छा हम लोग प्रोग्रेस किए हैं और हम समझते हैं कि आज उस प्रोग्रेस में हम लोग सारे मुद्दों पर पुनः बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। सीट शेयरिंग का हो, सीट शेयरिंग तो करना ही है, इसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, हमारे कंपेनिंग पर कुछ नहीं है। हम लोग अभी सारे मुद्दे जब समाप्त होगी तो आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि किसी भी तरह का जो कई बातें बाहर आ रहे हैं
वो कहीं भी वो बाहर जो बातें चल रहे हैं वो सच नहीं है। सच ये है कि हम लोग काफ़ी तेज गति से प्रगति करते हुए हम अपने गठबंधन को मजबूती से हर मुद्दे पर आगे ला रहे हैं। भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने कहा, हम देश के अंदर रहकर अलग अलग दलों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमें निश्चित ही अपनी बातों को रखना चाहिए। जब राष्ट्र हित की बातें हो तो हमें एक होना चाहिए। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही प्रयास किया। सभी दलों के नेताओं को इकट्ठा करके अलग अलग प्रतिनिधिमंडल के रूप में विदेश में भारत की भूमिका रखने के लिए भेजा। उन्हें केवल डेलीगेशन का सदस्य नहीं बनाया, बल्कि विरोधी दल के नेताओं को प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष भी बनाकर भेजा। तो हम सब में एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही प्रयास किया। सभी दलों के नेताओं को एकत्रित करके अलग अलग डेलीगेशन के रूप में उनको पूरे विदेश में भारत की भूमिका रखने के लिए भेजा। और केवल डेलीगेशन का सदस्य नहीं, तो डेलीगेशन का अध्यक्ष भी विरोधी दल के नेताओं को बनाकर भेजा। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विचार नहीं किया कि विरोधी दल का नेता है ये सरकार की बुराई कर सकता है, और साथ ही साथ विरोधी दल के नेताओं ने भी इस कमेटी की अहमियत को समझा और वो खुद प्रेरणा से लेते हुए उन्होंने डेलीगेशन में भाग भी लिया और देश का पक्ष भी मजबूती से रखा। कल सुप्रिया सुले जी ने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। मैं उनका भी आभार करता हूं, क्योंकि निश्चित ही हमारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित के ऊपर मतभेद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रहित के ऊपर केवल और केवल कांग्रेस ही विरोधाभास दिखाती है, और इसके लिए मैं कांग्रेस की निंदा भी करता हूँ। रक्षाबंधन पर हिंदू मुस्लिम महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर थीम पर राखी बनाकर पीएम मोदी को भेजने की तैयारी में जुटी हैं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की एक महिला सदस्य ने कहा, हम एकता और आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बहनें यहां मिलकर राखी बना रही है और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये राखी भेजी जाएगी। हमें उम्मीद है कि वो ये राखी बांधेंगे। उन्होंने जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की माता बहनों की इज्जत रखी, उनके लिए हम उनके आभारी हैं। कि आज हम लोग एकता का संदेश दे रहे हैं और साथ ही साथ आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम बहनें यहाँ मिल करके राखी बना रही हैं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी को ये राखी भेजी जाएगी और वो उम्मीद है कि वो बांधेंगे। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम बहनों की इज्जत रखी, उसके लिए हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर मोड़ पर हम बहनों की इज्जत रखी, हम बहनों का साथ दिया। ऐसे में उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस राखी के माध्यम से हम उनको एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज मोदी जी को भेजने के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बनाई जा रही है। ये राखी हम लोग अपने हाथ से तैयार कर रहे हैं मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया और भारत की बेटियों के स्वाभिमान सिंदूर की रक्षा की, उसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि भारत की बेटियों का स्वाभिमान है सिंदूर। और ये सिंदूर का दर्द क्या होता है, सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये एक भाई समझ सकता है कि उसकी बहन की सिंदूर की कीमत क्या है। तो मोदी जी ने एक बड़े भाई की तरह बहनों के सिंदूर की कीमत समझी और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, पाकिस्तान को धूल चटाया। इसके लिए हम लोग मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हर साल हम लोग रक्षाबंधन के अवसर पर मोदी जी को अपने हाथों से बनी हुई राखियाँ भेजते हैं। उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति से मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी दिलाई, उनके दर्द को समझा, एक बड़े भाई की तरह उनके सर पे हाथ रखा, बिना किसी वोट बैंक की फिक्र किए हुए कि उनका वोट बैंक खतरे में तो नहीं है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझ करके ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति से आज़ादी दिलाई। उनकी सलामती की दुआ करते हुए हर साल हम लोग उनको राखी भेजते हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हैं। मेरा नाम खुर्शीदा बानो है। मैं विशाल भारत संस्थान की महिला परिषद की अध्यक्ष हूँ। आज क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग द्वारा किया जा रहा है? जी, आज तो हमारा प्रोग्राम खास हमारे मोदी जी के राखी के लिए हो रहा है और हम सब हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर उनके लिए राखी बना रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और खुशी का यहाँ माहौल है। और ये जो हमारा ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, उन्होंने हमारे बहनों का जो आज़ादी दिलाई है ट्रिपल तलाक से, उनमें हमारी बहुत ही गर्व की बात है। और दूसरा मिशन सिंदूर का जो उन्होंने उसमें कामयाबी किया, उसमें भी हम बहुत खुश हैं। और हर साल हम अपने मोदी जी के लिए राखी बनाते आए हैं और बेचते रहे हैं, और आज भी वही हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपना फ़र्ज़ भाई का अदा किया, उसी तरह से हम लोग अपने बहन का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं।
मुंबई से खबर आपको बता दें, मंत्री छगन भुजबल ने कहा फुलेवाड़ा का वह इलाका जहां महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले रहा करते थे, वहां पुराने घर हैं, कुछ ढहने की कगार पर है, जबकि कुछ बाद में बनाए गए। इन ढांचों के कारण बस जैसे वाहन वहां नहीं पहुंच सकते। हम निवासियों को स्थानांतरित करना चाहते हैं ताकि इस जगह को एक बड़े खुले क्षेत्र में बदला जा सके, जिसे सावित्रीबाई फुले के नाम पर बने एक अन्य सभागार से जोड़ा जा सके, जो मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। देखिए, फुलेवाड़ा जो है, जहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले रहती थी, वो उनका जो घर है, वहाँ जाने के लिए भी गाड़ी, अगर बसेस लेकर लोग जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द जो है बहुत पुराने घर हैं, कुछ गिरने को आए हैं, कुछ जो है बाद में जो है निर्माण हुए हैं, तो उनको जो वहाँ से हटाकर वो बिल्कुल बड़ा एक मैदान वहाँ अच्छा तैयार हो जाए और सावित्रीबाई फुले के नाम से दूसरा एक सभागृह है, उससे उसको जोड़ा जाए। वो सिर्फ 300 मीटर के ऊपर है, तो बीच में के सारे लोगों को जो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो दूसरी जगह या तो घर ले ले या तो और कुछ रास्ता निकले और वहाँ से वो हट जाए, और जाने के लिए लोग तैयार भी हैं। यहाँ से 200 करोड़ रुपया वहाँ भेजा गया और मंजूर किया है। 100 करोड़ रुपया तो महानगर पालिका के पास दे दिया गया है, तो वो काम ज़रा जल्दी हो, इसलिए जो है हमने यहाँ मीटिंग रखी थी अजित पवार साहब के पास, और उन्होंने जो है पुणे के सारे कमिश्नर, कलेक्टर और यहाँ के अधिकारियों को सब सूचनाएं दी है। तो भोजन थाली में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा जो है उनका बिल चुकाने के लिए थोड़े पैसे आए हैं, मगर शिव भोजन थाली में कर व्यवहार हो रहा है। कुछ लोग जो है गलत काम कर रहे हैं, मतलब 100 थाली देना है तो 100 थाली देना है, तो पैसा आपको मिलना चाहिए, मगर जो है कुछ लोग कम थाली देते हैं, कुछ देते ही नहीं है, कुछ डबल, ऐसी कुछ जो गैर व्यवहार जो है पहले हमने बंद किया था, मगर फिर से बहुत जोर से शुरू, ऐसा मैंने खुद जो उसको चेक किया तो पता चला कि ये सही बात है। तो मैं सारे अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो एक बार उनको वार्निंग दे दो, भाई ठीक ढंग से जो है तुम काम करो, नहीं तो ये तुम्हारा केंद्र हम बंद कर देंगे। और वो करना होगा, क्या करेंगे, गवर्नमेंट का पैसा ऐसा मुफ्त तो नहीं दे सकते हम। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने कहा, यह सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। अगर एसआईआर प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो इससे पूरे देश की चुनावी व्यवस्था को नुकसान होगा। इसलिए सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, आने वाले दिनों में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो सकता है। ये हर जगह एक बहुत गंभीर मामला है। सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, एसआईआर जो हो रहा है, अगर ये तरह हो जाएगा तो पूरा देश का इलेक्ट्रल सिस्टम को खराब करेंगे। इसलिए ये सिर्फ बिहार की मामला नहीं है, आने वाले दिनों में भी ये हो सकता तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में सबसे सीरियस मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कब्जा करके रखा यूनियन गवर्नमेंट ने। अभी इतना कम दिन के अंदर कैसा इतना बढ़िया रिविजन हो सकता? इलेक्शन कमीशन का कोई जिम्मेदारी नहीं है सिटीजनशिप चेक करने के लिए, ये एक्सीडिंग पावर है, एक्सीडिंग लिमिट्स है, इसलिए इसको बंद करना चाहिए। हमारा आंदोलन इसके ऊपर लड़ाई चल रहा है, वो चलेंगे आने वाले दिनों में भी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, मैं बस इतना कहूंगा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगर वह कोई फैसला लेता है तो उसे जमीनी स्तर पर लागू करना उसकी जिम्मेदारी है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो कोई अगर ऐसे डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको धरातल में लाए। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि कड़ाई से इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले सीपीएम जब पश्चिम बंगाल में पावर में था, उस समय सीपीएम के लोकल जो पश्चिम बंगाल चैप्टर के नेता थे, विमान बोस से लेकर बहुत सारे ऐसे ही बातें करते थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उस समय के इलेक्शन कमीशन ने सीपीएम को नोटिस किया था कि आपके लोकल यूनिट, सीपीएम के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी को नोटिस किया था कि आपके लोकल यूनिट यानी बंगाल यूनिट इज क्वेश्चनिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन और द एक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो क्यों ना आपके एफिलिएशन को, पार्टी के एफिलिएशन को कैंसिल किया जाए।
अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं तो एफिलिएशन आप एफिलिएटेड नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे दूसरे देश में जाके आपका पार्टी खोलिए। तो उसके बाद पूरी तरीके से सीपीएम बैकफुट में आ गई और सीपीएम ने पूरा मान लिया था। मुझे लगता है इसी तरीके की कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए तृणमूल के खिलाफ। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, वायनाड के लोगों की ओर से मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार इन ऋणों को माफ करने पर विचार करे। केंद्र के लिए ये छोटी रकमें हैं। 90 करोड़ व्यक्तिगत ऋण और 36 करोड़ कृषि सहकारी बैंक ऋण केंद्र के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए बहुत मायने रखेगा। और क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। On behalf of the people of Wayanad, whom I represent in this House, I would like to inform the House that it has been 1 year since a terrible natural disaster struck them. Madam, hundreds of people lost their lives. 17 whole families were wiped out. More than 1,600 buildings, including homes, shops, businesses, were destroyed in the landslide and the floods that followed. Madam, hundreds of acres of land were also destroyed and of crop was destroyed. There are coffee plantations there, tea plantations. Most people's livelihoods depend on that, on cardamom, tea, coffee. There are people whose entire lives were destroyed, including auto drivers, jeep drivers, people who run homestays and do small businesses. It has been 1 year now, and I'm sorry to say that they have not been able to be rehabilitated properly. The main reason for this is the lack of support and funding from the center. Ma'am, for 1 year we have been requesting. I personally brought it up in the House many times. We went and met the Home Minister. We have been requesting for funds to be released for Wayanad. Sir, some funds were released, but they were not enough, and they were given as a loan. This is unprecedented, ma'am. For people who have lost their entire lives, their entire livelihoods, they have no finances left, and we are expecting them to repay what the government owes to them to rebuild their lives. National disaster. Ma'am, we wanted it to be declared as a national disaster. That was not done. After much imploring, it was finally designated as a disaster of a severe nature. But none of this is enough, and proof of this is that those victims, their families are still struggling 1 year later. Ma'am, I would like to read to you a judgment by the Honorable High Court, in which Honorable Justice A.K. Jayashankaran Nambiar and Justice P.M. Manoj in the High Court of Kerala, ma'am, have observed that the centre has the power to waive these loans. It cannot take the position that it lacks the power to waive these loans. Ma'am, it is my earnest request, it is my heartfelt and earnest request on behalf of the people of Wayanad that the central government consider waiving these loans, which are small amount for the centre. Ma'am, only 90 crores it would accumulate to only 90 crores of personal loans and agricultural cooperative bank loans to 36 crores, ma'am. It's nothing for the centre. It is my honest request on behalf of all those people who have suffered that the government consider this as a humanitarian. लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जिन्हें संदेह था और जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, उन्होंने कल मुंह तोड़ जवाब दिया है सबको, जिन को जो आशंकाएं थी, जो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम को उन्होंने ये ओपन चुनौती दी कि यहाँ पे खड़े होकर अगर पीएम बोल लें कि कभी मुझे किसी ने समझौते के लिए जो है वो इंटरफेयर नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बड़ी ही सहजता से वहाँ पे खड़े होकर बोल दिया कि मैं जो किसी ने भी जो है वो इंटरफेयर करके यहाँ पे ये नहीं करवाई है, सीज फायर नहीं करवाई है, तो अब उनके मुंह बंद हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है बिल्कुल। और लोगों के लिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत की, हमारी मिलिट्री की एक विजय गाथा है जो सदियों तक याद रखी जाएगी।
मुरादाबाद से खबर आपको बता दें, एक मंडी व्यापारी की कथित आत्महत्या के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद का दौरा किया। उन्होंने कहा, हर स्थिति में प्रभावित परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। हमने शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है और कड़ी कार्रवाई होगी जो कि लेसन बने। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारियों की मनमानी हो रही है मुरादाबाद के अंदर, हमारे कार्यकर्ता पर जिस ढंग से गलत कार्य हुआ है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई। कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जिला प्रभारी मंत्रियों और हमारे क्षेत्र के अन्य विधायकों के साथ और बाकी चल रही विकास गतिविधियों पर चर्चा की। क्या किए जाने की आवश्यकता है, चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं, गारंटियों का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और हमारे निर्वाचन क्षेत्र और क्षेत्र के लिए संभावित नई परियोजनाओं पर ये एक बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा थी। Honorable Chief Minister, along with district in charge ministers and other MLAs from our region, we had a discussion about the development activities, what all we need to do, how are things happening, how the guarantees are being implemented, and also any new projects to be taken in our constituency and in our region. So it was a very healthy discussion. Yeah, obviously I have invited Honorable Chief Minister to come to Jewargi Taluk, Yedrami. He's agreed to come on the August of 30th. We are going to do the inauguration of various development activities what we have done till now, and also there are certain requirements in our region like in UKP what we were looking for, and also there were 2 bridges were incomplete. We asked him to complete those also, so he's agreed to most of our requests. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, सुप्रिया सुले जी ने संसद में जिस तरह से बात की वह निसंदेह बहुत संतुलित था और इसमें कोई संदेह नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया और सभी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो पूरा देश एकजुट दिखाई दिया। देखिए, सुप्रिया सुले जी ने जिस प्रकार की बातें संसद में कही है, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत बैलेंस रख कर के बात कही और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जब प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सभी दलों के नेताओं को शिष्टमंडल का न्योता दिया और सबने स्वीकार किया तो पूरा देश एक होकर के दिखाई दे रहा था। और यही बात सुप्रिया सुले जी ने अपने भाषण में कही है। तो लिहाजा सत्य सत्य रहता है, सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम के दौरान हाथापाई हो गई। गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष परमिंदर भाटी ने कहा, कल जो घटना हुई अगर आप उसकी पृष्ठभूमि देखें तो उसमें एक असभ्य व्यक्ति ने एक महिला का अपमान किया जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान सर्वोच्च है। अगर समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी जागरूक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्रोध और आक्रोश महसूस करेगा। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। घटना लाजमी है, तो ये तो नेचुरल है और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि भविष्य में कोई किसी भी नारी के, किसी वृद्ध के और किसी बच्चों के या समाज में कोई ऐसी अनर्गल अश्लील हरकत अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से ना करे, अन्यथा समाज में अन्य बेमतलब का एक आक्रोश पैदा होता है और उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया में ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं होती हैं। बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य श्याम सिंह भाटी जी हैं और निश्चित तौर पर श्याम सिंह भाटी जी ने भले ही वो आक्रोश में किया हो, भले ही गुस्सा उनको आया हो गैर संस्कार की वक्तव्य सुन करके, तो निश्चित तौर पर बार हमेशा एक ऐसे व्यक्ति का विरोध करती है जो भारतीय संस्कारों से के विपरीत कोई आचरण करता है और किसी भी नारी का अपमान करता है। और ऐसे व्यक्ति जो मैं तो चाहूँगा कि
श्याम सिंह भाटी जी द्वारा जो गुस्सा जाहिर किया गया वो एक सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी भारतीय पुरुष में, महिला में, बच्चों में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अगर उसके आवेश में कुछ हुआ है तो अगर बार निश्चित तौर पर अपने अधिवक्ता के साथ है और हमेशा साथ रहती है, पहले से भी होता आया है। अगर कोई भी श्याम सिंह भाटी जी के विरुद्ध किसी भी तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया करेगा तो निश्चित तौर पर बार एसोसिएशन का समस्त पूर्ण रूप से समर्थन न केवल गौतम बुद्ध नगर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता श्याम सिंह भाटी के साथ खड़ा है। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पंडित नेहरू की गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी सरकार दिखा रही है कि उन्हें सुधारा जा सकता है। अनुच्छेद 370 को सुधारा गया, सिंधु जल संधि को अब सुधारा जा रहा है। ये संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपना समर्थन पूरी तरह से नहीं छोड़ देता। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected, the Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Third, we had warned. Please. We had warned. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together. Now, sir, let me come to Operation Sindoor. The goals of Operation Sindoor were spelled out very clearly within half an hour of the operation commencing, and it was stated very directly that the objective of Operation Sindoor was hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. It was also said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature, and we are living up to a commitment. I will come to that commitment, sir, in the UN Security Council, that those responsible for the attack will be held accountable. Now, sir, the House knows that India has faced a special cross-border challenge, not today, not for 10 years, not for 25 years, from 1947. That from few months after our independence, the cross-border terrorism started when so-called tribal invaders were sent across and they came into Jammu and Kashmir. And from that time, sir, we have had to lead the global fight against terrorism. There is no country in the world, especially I would say after 1980s, there is no country in the world which has had to suffer the kind of terrorism, which has taken the kind of casualties we have, which has seen, so many states, so many facilities, so many people attacked in this inhumane manner. But sir, if we have to shape global thinking, if we have to convince others, we must be clear ourselves. And again, I refer to history. Because why do I refer to history? Because what was decided in the past is not a debating point. The decisions of the past have an impact on the present, have an impact even on the future. We inherit a thinking about us, we inherit a policy, we inherit actions. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार मूलतः केरल में रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस जिसने 60 वर्षों तक इस देश पर शासन किया, केरल में क्या काम किया? नई ट्रेनें शुरू करने के लिए मूलतः रेलवे ट्रैक की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। आज केरल में संपूर्ण रेलवे नेटवर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण संपूर्ण रेलवे नेटवर्क की डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। I would like to say how our government is basically trying to increase the capacity of railway network in Kerala. Congress, which ruled this country for 60 years, what was the work which was done in Kerala? What was the work which was done in Kerala?
Sir, introduction of new trains basically requires increased capacity of railway tracks. Introduction of new trains requires increased capacity of railway tracks. Today, the entire railway network in Kerala, our government under Prime Minister Shri Narendra Modi ji's leadership has taken up DPR preparation of very important entire railway network from Shornur to Mangalore, 3rd and 4th line DPR is going on. Shornur to Ernakulam, 3rd line DPR is going on. Shornur to Coimbatore, 99 kilometers, 3rd and 4th line DPR is being prepared. Ernakulam to Kayankulam, 115 kilometer, 3rd line DPR is being prepared. Kayankulam to Trivandrum, 105 kilometer, 3rd line DPR is being prepared. Trivandrum to Nagarkoil, 71 kilometer, 3rd line DPR is being prepared. This is the commitment of Prime Minister Shri Narendra Modi ji to the railway network of Kerala. Compare this with the 60 years, the work which is done in Kerala today under NDA government is more than the work which was done in last 60 years. And once we have this capacity, we can introduce more trains. So this is the fundamental point which has to be understood by all the honorable members. मध्य प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन एक तमाशा और ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसूचित जनजातियों के लिए जो किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन केवल ढोंग और ड्रामा है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज दिनांक तक किसी सरकार ने नहीं किया। अनुसूचित जनजाति की बेटी आज हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठी है, लेकिन कांग्रेस राजशाही प्रवृत्ति और सोनिया गांधी की तानाशाही के तहत खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी उस जनजाति की बेटी जो राष्ट्रपति के पद पर बैठी है उसका भी बार बार अपमान किया है। और इसलिए खड़गे साहब हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस पत्ते पहनकर इसलिए आना चाहती है कि वो आदिवासियों को पत्ते पहना कर रखना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आदिवासियों को पैंट सूट में ले जाकर कलेक्टर एसपी बनाना चाहती है, राष्ट्रपति का पद दिया है। सत्ता में भागीदारी देना ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनजाति को भागीदारी मिले, पिछड़े वर्ग को भागीदारी मिले, अनुसूचित जाति को भागीदारी मिले, सामान्य वर्ग के बेटा बेटियों को भागीदारी मिले। और कांग्रेस चाहती है कि आदिवासी पत्तों में रहे। अब तो पत्ते पहनने कांग्रेस को भी नहीं मिलेंगे। आदिवासी ठाठ से रहेंगे, राज्य में रहेंगे और आदिवासियों को पट्टे पहले भी दिए, आगे भी देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अगर हम केवल कृषि क्षेत्र की बात करें, जैसा कि उन्होंने स्वयं बताया, तो हमारे पास चमन नामक एक अत्यंत सफल प्रयोग रहा है। चमन का अर्थ है भू सूचना विज्ञान का उपयोग करते हुए समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन। इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी के प्रकार और उसकी उत्पादकता में सुधार के तरीकों का अध्ययन करना शामिल है। बना के रखो, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य ने मुख्य तौर पर कृषि केंद्रित प्रश्न पूछा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न सेक्टर्स में स्पेस टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है। और यदि आप कृषि क्षेत्र की बात करें एक्सक्लूसिवली, तो जैसा उन्होंने स्वयं व्याख्या की, हमारा एक बड़ा ही सफल प्रयोग रहा है जिसका नाम है चमन। चमन अर्थात कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अर्थात इस स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बात का अध्ययन करना कि वो ज़मीन किस प्रकार की कृषि के लिए अनुकूल है और किस प्रकार उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इसी प्रकार, और अभी तक ये सफल प्रयोग हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 7 डिफरेंट क्रॉप्स। इसी तरह एक डेडिकेटेड और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कृषि क्षेत्र को लेकर के हमारा एक सफल प्रयोग रहा है, उसका नाम है फसल। फसल अर्थात रिमोट सेंसिंग डाटा और जनरेट क्रॉप एरेज एंड फोरकास्टिंग क्रॉप प्रोडक्ट्स। यानी पहले से ही, क्योंकि एक इकोसिस्टम निर्माणित करके जिसमें मौसम विभाग का भी योगदान है, और ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी के कृषि केंद्रित प्रयोग है, चाहे वो फसल प्रयोग है, चाहे वो चमन प्रयोग है, ये मिलकर के एक ऐसी इकोसिस्टम
की रचना करते हैं, जिसके अंतर्गत कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और जब प्रधानमंत्री जी ने रखा डबलिंग फार्मर्स इनकम, वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ साइंस की कॉन्सेप्ट से उसके प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज़।